नमस्कार। भारतीय संविधान ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के शासन का पूरा ढांचा है। और जानते हैं इस ढांचे को मजबूती कहाँ से मिलती है? इसकी 12 अनुसूचियों से। तो आज हम इन्हीं अनुसूचियों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वही अनुसूचियां हैं जो तय करती हैं कि हमारे देश के राज्य कैसे बनेंगे, हमारे बड़े बड़े नेता शपथ कैसे लेंगे और सरकारें अपना काम कैसे करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। और इतने बड़े संविधान को सही तरीके से चलाना, उसे समझना, इसके लिए अनुसूचियों का एक खास रोल है। असल में यही अनुसूचियां इस विशाल दस्तावेज को एक साफ सुथरा और समझने लायक ढांचा देती हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अनुसूचियां आखिर हैं क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें संविधान का एक तरह का अपेंडिक्स या इंडेक्स मान लीजिए। ये वो लिस्ट हैं जिनमें सरकार के कामकाज से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी और डिटेल्स को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, ताकि संविधान को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। आपको बता दूं, जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, पर आज इनकी कुल संख्या 12 है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले उन पहली 4 अनुसूचियों को देखेंगे जो भारत की नींव रखती हैं। फिर हम प्रशासन और भाषाओं से जुड़ी अगली 4 को समझेंगे। और आखिर में हम उन अनुसूचियों पर बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश में कानून और स्थानीय शासन को एक बिल्कुल नई दिशा दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली 4 अनुसूचियों की। ये वो समूह है जो भारत की जमीन, यानी उसके क्षेत्र और उसके सबसे बड़े संवैधानिक पदों को परिभाषित करता है। तो सबसे पहले आती है पहली अनुसूची। आप इसे भारत का ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप भी कह सकते हैं। इसमें हमारे देश के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी भौगोलिक सीमाओं की पूरी लिस्ट दी गई है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे कि तेलंगाना बना, या किसी राज्य की सीमा में कोई बदलाव होता है, तो सबसे पहले इसी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ये हमारे देश के राजनीतिक और भौगोलिक ढांचे की बुनियाद है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर। सोचिए, देश के जो सबसे बड़े पद हैं, हमारे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इनके वेतन, भत्ते और बाकी सुविधाएं, इनका जिक्र कहाँ है? वो सब इसी दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ये अनुसूची ये पक्का करती है कि इन बड़े पदों की गरिमा हमेशा बनी रहे और उनका वेतन संविधान के द्वारा सुरक्षित हो। तीसरी अनुसूची सीधे तौर पर सार्वजनिक पद की गरिमा और जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। इसमें मंत्रियों, सांसदों और जजों समेत कई बड़े अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का पूरा फॉर्मेट दिया गया है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये संविधान के प्रति उनकी वफादारी और देश के प्रति उनकी जवाबदेही का एक कानूनी वादा है। और अब आती है चौथी अनुसूची। इसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा में, यानी संसद के ऊपरी सदन में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। सीटों का ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, जो हमारे संघीय ढांचे में राज्यों के बीच एक संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अनुसूचियों के अगले समूह को देखते हैं। ये अनुसूचियां सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय स्वायत्तता और भारत की भाषाई विविधता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 5वीं अनुसूची का सीधा संबंध सामाजिक न्याय से है। इसमें देश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। इन इलाकों के प्रशासन के लिए हमारे राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि वहां के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। छठी अनुसूची, आप कह सकते हैं कि 5वीं का ही एक और ज्यादा विशेष रूप है, जो खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। यहाँ की जनजाति संस्कृतियों की अनोखी पहचान को बचाने के लिए ये अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है। इन परिषदों को अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार होता है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा स्वायत्तता मिलती है। और अब आती है 7वीं अनुसूची, जो सही मायनों में भारत के संघीय ढांचे की जान है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा करती है। इसमें 3 लिस्ट्स हैं। पहली, संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है, जैसे रक्षा और विदेश मामले। दूसरी, राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस और कृषि। और तीसरी, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और विवाह। यही संतुलन भारत को एक मजबूत संघ बनाता है।
हमारे देश की भाषाई विविधता को संविधान में एक बहुत ही खास जगह दी गई है और ये संख्या 22 उसी सम्मान का प्रतीक है। ये है 8वीं अनुसूची, जो भारत की शानदार भाषाई विविधता का सम्मान करती है। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है। दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो जैसी और भी भाषाओं को जोड़कर इस सूची का विस्तार किया गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी अंतिम 4 अनुसूचियों पर। ये सभी बाद में संवैधानिक संशोधनों के जरिए जोड़ी गईं और ये भूमि सुधार, राजनीतिक स्थिरता और स्थानीय स्वशासन जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ी हैं। 9वीं अनुसूची, जिसे 1951 में पहले ही संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था, हमेशा से ही काफी चर्चा में रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करना और भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालती चुनौती से बचाना था, ताकि सामाजिक न्याय की दिशा में काम हो सके। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में डाला गया कोई भी कानून अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची, इसे तो अक्सर आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने वाला कानून कहा जाता है। इसे दल बदल विरोधी कानून के तौर पर 1985 में लाया गया था। इसके मुताबिक अगर कोई चुना हुआ सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदन की सदस्यता खत्म की जा सकती है। इसका असल मकसद सरकारों में स्थिरता लाना था। 11वीं अनुसूची हमारे लोकतंत्र को गांव-गांव और घर-घर तक यानी जमीनी स्तर तक ले जाती है। इसे 73वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये पंचायती राज संस्थाओं को असली शक्तियां देती है। इसमें पूरे 29 विषय शामिल हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पीने का पानी और प्राथमिक शिक्षा, जिन पर पंचायतें खुद फैसले ले सकती हैं और काम कर सकती हैं। और आखिरी में है 12वीं अनुसूची। जैसे 11वीं अनुसूची गांवों के लिए है, वैसे ही ये शहरों के लिए है। ये नगरपालिकाओं और नगर निगमों से जुड़ी हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं, जैसे शहरी योजना, पानी की सप्लाई, साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ। ये अनुसूची शहरी स्थानीय शासन की पूरी रूपरेखा तय करती है। तो ये था हमारी 12 के 12 अनुसूचियों का सफर। अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो ये शायद सिर्फ कुछ लिस्ट्स की तरह लगें, लेकिन जब हम इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने भारतीय शासन की एक पूरी भव्य तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये थीं भारत के संविधान की सभी 12 अनुसूचियां, जो मिलकर हमारे देश के शासन को व्यवस्थित, संतुलित और असरदार बनाती हैं। हर एक अनुसूची शासन के एक खास पहलू को संभालती है और इसी वजह से हमारा इतना बड़ा और विशाल संविधान व्यवहारिक तौर पर काम कर पाता है। तो ये अनुसूचियां संविधान को एक जिंदा, एक जीता जागता दस्तावेज बनाती हैं। पर समाज तो हमेशा बदलता रहता है और उसके साथ आती हैं नई नई चुनौतियां। तो यहाँ एक सवाल सोचना बनता है कि आने वाले समय में हमारे संविधान के ढांचे के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो केंद्र और राज्यों के बदलते रिश्तों को लेकर होगी या फिर डिजिटल गवर्नेंस को लेकर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के आने वाले कल को आकार देगा।